कॉर्नर पे आई बटन क्लिक करके आप और लेक्चर्स भी देख सकते हैं। उसके अलावा अगर आपको कोई भी डाउट है वो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। उसके अलावा कोई सजेशन है या कोई आप स्पेशल टॉपिक या कोई चैप्टर चाहते हैं जिसके ऊपर लेक्चर दिया जाए तो आप कमेंट्स में मेंशन कर सकते हैं। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल या ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। तो एक टिप है आपके लिए कि आप अगर एग्जाम में डायग्राम ड्रॉ करते हैं तो जितनी भी नेमिंग है वो आप एक साइड कीजिए, इससे अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा और एग्जाम चेक करने वाला आपको काफ़ी अच्छे मार्क्स देगा। इससे डायग्राम समझना भी काफ़ी आसान होता है। एक साइड सारी चीज़ें लिखेंगे, यहाँ पे इधर भी लिख दें इधर भी लिख दें, तो समझने में भी परेशानी आती है। तो चलिए देखते हैं ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल का स्ट्रक्चर, फिर इन ऑर्गन्स को डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आता है आपका माउथ। यहाँ से आपका फूड एंटर करता है आपकी बॉडी के अंदर। उसके बाद आती है आपकी बक्कल कैविटी, जो आपका अंदर वाला हिस्सा माउथ का, ये आपकी टंग हो जाएगी। अब यहाँ से आपका फूड लेके जाएगी ओइसोफेगस या फूड पाइप आपके स्टमक में। आपका जो नीचे वाला हिस्सा है एलिमेंट्री कैनाल का, इसके ऊपर प्रेजेंट होती है डायफ्राम, इसके ऊपर होते हैं लंग्स। इसका काम ये है कि ये हम जो सांस लेते हैं, हम रेस्पिरेशन करते हैं, उसमें लंग्स का जो वॉल्यूम बढ़ाने का काम है वो आपकी ये डायफ्राम करती है। ये कॉन्ट्रैक्ट करेगी, आपकी एलिमेंट्री कैनाल को नीचे पुश करेगी और लंग्स का एरिया बढ़ जाएगा वॉल्यूम, जिससे ज़्यादा एयर इनटेक की जा सके। जो आपको हिकअप्स आते हैं वो भी डायफ्राम की वजह से आते हैं, रैंडमली आपकी कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करने लग जाती है इसलिए। तो फिर आ जाता है आपका ओइसोफेगस के बाद आता है आपका स्टमक। स्टमक के बाद आती है आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ है समझने वाली। स्मॉल इंटेस्टाइन आपकी यहाँ से शुरू हो चुकी है। जो अपर पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का वो यहाँ से स्टार्ट हो गया आपका। जो आपका पैंक्रियाज है वो जो अपने एंजाइम्स है वो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर डिलीवर करता है, ना कि स्टमक के अंदर। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। जो पैंक्रियाज है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में ही अपने एंजाइम्स को डालता है। और जो आपका लीवर है, लीवर आपका बाइल डक्ट, ये देखिए जो लीवर की डक्ट आ रही है ये पैंक्रिएटिक डक्ट से मिलती है, ना कि डायरेक्ट इंटेस्टाइन से। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है समझने की कि जो लीवर की डक्ट है वो पैंक्रिएटिक डक्ट से मिल रही है, ना कि डायरेक्ट स्मॉल इंटेस्टाइन से। लीवर की जो बाइल डक्ट है वो पैंक्रिएटिक डक्ट में डिस्चार्ज करेगी अपना एंजाइम्स वगैरह, अपना बाइल जूस। उसके बाद जो पैंक्रिएटिक डक्ट है वो डिस्चार्ज करेगी आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन यहाँ से स्टार्ट हो चुकी है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन आपकी लॉन्गेस्ट पार्ट होती है एलिमेंट्री कैनाल का। बहुत ज़्यादा कोइल्ड स्ट्रक्चर होता है। ये कोइल्ड स्ट्रक्चर इसलिए होता है, लंबा इसलिए होता है कि ऑब्जॉर्प्शन के लिए एरिया बढ़ जाएगा आपका। आगे समझेंगे इसको डिटेल में। उसके बाद आ जाती है आपकी लार्ज इंटेस्टाइन। अब लार्ज इंटेस्टाइन में एक एरिया होता है आपका अपेंडिक्स। अपेंडिक्स क्या होता है? ये रूमिनेंट ऑर्गन है ह्यूमन बीइंग्स का। रूमिनेंट का मतलब है ये कभी पहले फंक्शनल था, अब फंक्शनल नहीं है। तो ये आपका आपने सुना होगा अपेंडिक्स ऑपरेशन। इसमें अगर कुछ फंस जाए बाय चांस तो यहाँ सड़ने लग जाता है और प्रॉब्लम क्रिएट करता है। उसके लिए फिर इस अपेंडिक्स को कट करके निकाल दिया जाता है बॉडी से। तो ये आपकी लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन आपकी खत्म होती है एनएस पे और यहाँ से आपकी बॉडी का सारा वेस्ट बॉडी से बाहर डिस्चार्ज कर दिया जाता है। लीवर में एक और इम्पोर्टेंट ऑर्गन आता है गॉल ब्लैडर। यहाँ पे आपका जो लीवर का जितनी भी सेक्रीशन है वो स्टोर की जाती है। कहाँ पे? आपके गॉल ब्लैडर में। ये भी इंपॉर्टेंट बात है। तो चलिए अब डिटेल में देख लेते हैं वन बाय वन पार्ट्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। सबसे पहले आती है आपकी बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी में प्रेजेंट होते हैं आपके टीथ। टीथ का क्या काम है आपका? क्रशिंग ऑफ फूड। क्रशिंग ऑफ फूड। अब क्रश क्यों किया जाता है फूड? जो आप फूड खा रहे हैं वो इकट्ठा है, बिग अमाउंट में है। इसको स्मॉल पार्टिकल्स में तोड़ा जाता है आपके टीथ के द्वारा क्रश करके। स्मॉल पार्टिकल्स का क्या फायदा है? मान लीजिए आपके एंजाइम्स एक्ट करें इसके ऊपर, तो एंजाइम्स को एक्ट करने के लिए खाली ये एरिया मिल रहा है। बहुत स्लो डाइजेशन होगा, बहुत टाइम कंज्यूम होगा। जबकि अगर स्मॉल पार्टिकल्स के ऊपर अगर एंजाइम एक्ट करें तो चारों तरफ से इतने छोटे पार्टिकल्स पे एक्ट करेंगे, जल्दी से पूरे फूड को डाइजेस्ट कर सकते हैं एंजाइम। तो इससे फूड की डाइजेशन भी फास्ट हो जाएगी। तो इसलिए टीथ में सारा आपका जितना भी फूड है आप क्रश करके बिल्कुल उसको पतली फॉर्म में क्रिएट कर देते हैं। इसलिए बोला जाता है कि चबा के खाना चाहिए खाना, क्योंकि इससे वो जल्दी डाइजेस्ट होगा आपकी एलिमेंट्री कैनाल के अंदर जाने के बाद। उसके बाद आ जाते हैं सलाइवरी ग्लैंड्स। सलाइवरी ग्लैंड्स। कोई भी अच्छा सा खाना देखते ही आपके मुंह में पानी आ जाता है। अब ये क्यों आता है? ये आता है आपका सलाइवरी ग्लैंड से। सलाइवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं आपके माउथ के चारों तरफ, जो आपके सलाइवा डिस्चार्ज करते हैं। सलाइवा डिस्चार्ज करते हैं आपके माउथ में, जो आप वाटर समझते हैं। इस सलाइवा का क्या काम है? आपकी जो आप लाइनिंग है आप महसूस कर सकते हैं आपके माउथ के अंदर, वो है सॉफ्ट लाइनिंग। जो माउथ की लाइनिंग है वो है
सॉफ्ट लाइनिंग, पूरी एलिमेंट्री कैनाल की लाइनिंग क्या है? सॉफ्ट। तो अगर आप कुछ हार्ड चीज खा रहे हैं तो काफी तकलीफ दे सकती है आपकी सॉफ्ट लाइनिंग को, उसको रब कर देगी, उस पर काफी डैमेज कर देगी हार्ड चीजें। तो उसको सॉफ्ट करने के लिए आपका सलाइवा सेक्रेट होता है सलाइवरी ग्लैंड से, ये आपके खाने को सॉफ्ट कर देगा। उसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट काम होता है सलाइवा, इसमें प्रेजेंट होता है एक एंजाइम सलाइवरी एमाइलेज, ये इंपॉर्टेंट है। सलाइवरी एमाइलेज ये एक एंजाइम है जो डाइजेस्ट करता है आपकी स्टार्च को। प्लांट में हमने पढ़ा था लास्ट लेक्चर में, जो स्टोर्ड फूड होता है रिजर्व, वो किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है? स्टार्च की फॉर्म में। तो हम जो खाना खाते हैं मोस्टली प्लांट बेस्ड, उसमें क्या प्रेजेंट होता है? आपका स्टार्च। आपका गेहूं वगैरह, व्हीट जो है, राइस, ये सब इसमें स्टार्च प्रेजेंट होता है। तो इसको डाइजेस्ट करता है आपका सलाइवरी एमाइलेज इनटू सिंपलर फॉर्म, सिंपलर फॉर्म में इसको डाइजेस्ट करेगा। पिछली क्लास में हमने पढ़ा भी था, जो हम खाना खा रहे हैं वो क्या होता है? कॉम्प्लेक्स फॉर्म, कॉम्प्लेक्स फॉर्म। और हमारे एंजाइम्स क्या करते हैं हमारी एलिमेंट्री कैनाल में? उसको सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन हो रहा है, हम इतनी ज्यादा देर मुंह में खाना रखते नहीं, तो ये वाला जो सलाइवरी एमाइलेज है ये ज्यादा देर काम नहीं कर पाता, इसलिए चबा चबा के और धीरे से खाना खाने से उतना अच्छा डाइजेशन होता है। इसलिए बोलते हैं कि चबा चबा के धीरे से खाना चाहिए, क्योंकि इससे डाइजेशन आपके फूड की जल्दी होगी। नेक्स्ट आ जाता है आपका ओइसोफेगस, या इसको बोलते हैं फूड पाइप। इसका कोई मेन फंक्शन नहीं, इसका काम खाली है कि स्टमक तक आपका फूड को लेके जाएगी, स्टमक तक आपका फूड को ये लेके जाएगी। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज आती है आपकी एलिमेंट्री कैनाल की, कि मूवमेंट कैसे होती है फूड की। आपने तो खाना मुंह के थ्रू ओइसोफेगस में डाल दिया, उसके बाद कैसे मूवमेंट होगी? उसके बाद एक मूवमेंट आती है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। अब ये क्या है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट? थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। मान लीजिए ओइसोफेगस है या आपका स्टमक है, पूरी आपकी एलिमेंट्री कैनाल में भी जो मूवमेंट होती है वो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट ही होती है। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट की एक खास बात होती है, इनवॉलेंट्री होती है। इनवॉलेंट्री, इसका मतलब क्या है? ये हमारे कंट्रोल में नहीं होती, ये ऑटोमेटिकली सेट होती है हमारे अंदर, हम इनको कंट्रोल नहीं कर सकते, ये अपने आप मूव करेंगी। मान लीजिए आपका खाना यहाँ पे है और इसको जाना का है नीचे की ओर, नीचे क्या है आपका स्टमक, तो क्या होगा? ये यहां से कॉन्ट्रैक्ट करेगी, यहां से कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो ये खाना क्या होगा? नीचे की ओर पुश। फिर ये यहां से कॉन्ट्रैक्ट करेगी, फिर और नीचे की ओर पुश, यहां से कॉन्ट्रैक्ट करेगी और नीचे की ओर पुश, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट करती जाएगी एक रिदमिक वे में। तो इस मूवमेंट को बोलते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, और ये इनवॉलेंट्री होती है, हमारे कंट्रोल में नहीं होती। ऐसे ही आपका स्टमक टू इंटेस्टाइन जाएगा, जब भी सेम मूवमेंट होगी, आपका स्टमक कॉन्ट्रैक्ट करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करने से इंटेस्टाइन में चला जाएगा आपका फूड। तो इस तरह मूवमेंट होती है आपकी एलिमेंट्री कैनाल में। और एक कॉन्ट्रैक्शन कौन करेंगे? आपकी मसल्स। आपकी जो एलिमेंट्री कैनाल की लाइनिंग है उसके अंदर मसल्स प्रेजेंट होती हैं, जो वॉल्स होती हैं उसके अंदर मसल प्रेजेंट होती हैं। ये इनवॉलेंट्री मसल है जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, इनको स्मूथ मसल्स भी बोलते हैं। स्मूथ मसल्स ये हमारे कंट्रोल में नहीं होती, अपने आप ऑटोमेटिकली सेट होती हैं, अपने आप डिटेक्ट करेंगी फूड को, अपने आप उसके हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट करती चली जाएंगी। अब आपका फूड आ चुका है स्टमक में। अब स्टमक एक बहुत बड़ा ऑर्गन है और ये मस्कुलर है। इसका क्या फायदा होगा? ये एक्सपेंड कर सकता है, जितना फूड आएगा ये उतना एक्सपेंड करता चला जाएगा, इससे काफी मात्रा में फूड ले सकता है। अब स्टमक आपकी तीन चीजें सेक्रेट करता है, म्यूकस, HCl या हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तीसरी चीज काफी इंपॉर्टेंट, पेप्सिन। पेप्सिन। तो अब देखते हैं कि वन बाय वन फंक्शन क्या है, ये इंपॉर्टेंट चीज है, यहां से क्वेश्चन आ जाता है। सबसे पहले आपका म्यूकस। म्यूकस क्या करता है? आपका फूड को और ज्यादा सॉफ्ट करेगा। दूसरा, ये जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है ये तो एसिड है, हमने पढ़ा है काफी डेंजरस होता है, तो ये तो स्टोमक में प्रॉब्लम कॉज कर सकता है। लेकिन ये म्यूकस है जो इस हाइड्रोक्लोरिक एसिड से बचाएगा स्टमक की वॉल्स को, प्रोटेक्ट स्टमक
वॉल्स फ्रॉम HCl। तो HCl वैसे तो जला सकता है चीजों को, लेकिन इस म्यूकस के कारण, ये म्यूकस लाइन करके रखेगा, लगा रहेगा आपकी स्टमक की वॉल से, उसके कारण हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपका वो इफेक्ट नहीं कर पाएगा, आपकी स्टमक की वॉल्स को डैमेज नहीं कर पाएगा उसको। उसके अलावा दूसरा, ये आपके खाने को, आपके फूड को और सॉफ्ट कर देगा। उसके बाद आता है आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसका क्या काम है? ये पीएच आपका लो कर देता है स्टमक में, पीएच लो। पीएच लो का क्या फायदा है? जो पेप्सिन है आपका एंजाइम, ये लो पीएच पे ही काम करता है, वर्क इन लो पीएच। जो पेप्सिन है आपका वो लो पीएच पे काम करता है। उसके अलावा हाइड्रोक्लोरिक एसिड का एक और काम है, मान लीजिए आप कोई पैथोजन खा लेते हैं, बैक्टीरिया खा लेते हैं, पैथोजेंस, उनको ये किल कर देता है। तो एक इम्यूनिटी का भी काम करता है ये। जो आप एक्सटर्नल चीजें खाना खा रहे हैं, उस पर बैक्टीरिया वगैरह, वायरस वगैरह हो सकते हैं, या और कोई पैथोजन हो सकता है, तो उसको क्या करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये उसको मार देता है। तो ये मेन फंक्शन थे हाइड्रोक्लोरिक एसिड के। उसके बाद आता है पेप्सिन। तो पेप्सिन की एक चीज तो हमने पढ़ी कि लो पीएच पे काम करता है। अब काम क्या करता है? ये करता है आपकी प्रोटीन की डाइजेशन, इनिशियली प्रोटीन डाइजेशन। जो प्रोटीन है उसको सिंपलर फॉर्म में तोड़ देगा, ब्रेक प्रोटीन्स इनटू सिंपल फॉर्म, उनको सिंपल फॉर्म्स में तोड़ देगा ये पेप्सिन। उसके बाद क्या होता है आपका? फूड जाता है इंटेस्टाइन में। अब इंटेस्टाइन और जो स्टमक होता है आपका, स्टमक कुछ इस तरीके का होता है। इंटेस्टाइन से पहले यहां पे प्रेजेंट होती है आपकी एक स्फिंक्टर मसल, ये इंपॉर्टेंट है, स्फिंक्टर मसल यहां पे प्रेजेंट होगी स्टमक और इंटेस्टाइन के जंक्शन पे। ये स्फिंक्टर मसल क्या करती है? खाने की मूवमेंट को कंट्रोल करेगी। थोड़ा थोड़ा खाना इंटेस्टाइन में डालेगी, एकदम सारा खाना नहीं डालेगी। जब रिक्वायरमेंट, जितनी रिक्वायरमेंट होगी, धीरे धीरे डालती रहेगी डाइजेशन के लिए, ताकि सारा खाना एकदम से आपकी इंटेस्टाइन में एंटर ना हो। तो ये स्फिंक्टर मसल काम करती है यहाँ पे। हमने माउथ में बकल कैविटी में पढ़ा था कौन से ग्लैंड प्रेजेंट थे आपके? सलाइवरी ग्लैंड्स। तो यहाँ पे जो आपका इसको सेक्रीट कर रहे हैं वो होते हैं आपके गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। जो आपके म्यूकस, HCl और पेप्सिन को जो सेक्रीट कर रहे हैं वो आपके होते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, और ये प्रेजेंट होते हैं वॉल ऑफ स्टमक। स्टमक की जो वॉल्स हैं उसी में ये प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट आपका आ जाता है लीवर। लीवर क्या सेक्रीट करता है आपका? बाइल जूस, बाइल जूस। और ये कहां पे स्टोर करता है इसको? गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर में बाइल जूस को स्टोर किया जाता है, और जब इसकी रिक्वायरमेंट होती है, जब इसको रिलीज कर दिया जाता है। अब बाइल जूस का क्या काम है? सबसे पहला काम, जो आपका स्टमक में क्या था आपका? HCl था, यानी वो एसिडिक था। तब उस एसिडिक को एल्कलाइन करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जो पैंक्रियाज है, जो पैंक्रियाज के एंजाइम है, एंजाइम, दे वर्क इन एल्कलाइन पीएच। तो अब जो बाइल जूस है वो क्या काम करेगा? जो आपका स्टमक से आपका फूड आ रहा था वो क्या था? एसिडिक। बाइल जूस कन्वर्ट एसिडिक फूड फ्रॉम स्टमक टू एल्कलाइन। तो सबसे पहला फंक्शन तो बाइल जूस का क्या हुआ कि जो एसिडिक फूड था उसको इसने किस में कन्वर्ट कर दिया? एल्कलाइन में, ताकि आपके पैंक्रियाज के जो एंजाइम है वो उसके ऊपर वर्क कर सकें। दूसरा इसका इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है डाइजेशन ऑफ फैट, डाइजेशन ऑफ फैट। इसको थोड़ा सा देखेंगे अभी, नेक्स्ट इंटेस्टाइन पढ़ेंगे जब, कि कैसे डाइजेस्ट करता है ये फैट्स को। नेक्स्ट आपका आता है पैंक्रियाज। पैंक्रियाज सेक्रेट करता है आपका पैंक्रियाटिक जूस। इसमें क्या होता है आपका? एक एंजाइम होता है इंपॉर्टेंट, ट्रिप्सिन। ये क्या करता है? प्रोटीन्स को डाइजेस्ट।
अभी हमने पढ़ा था स्टमक में क्या था आपका पेप्सिन, वो उनको सिंप्लीफाइड फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा था, ये उनको और ज्यादा सिंप्लीफाइड फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा। कौन सा आपका ट्रिप्सिन, डिफरेंस है, वो पेप्सिन था, ये ट्रिप्सिन है। उसके अलावा यहाँ पे प्रेजेंट होता है आपका एक और एंजाइम लाइपेज, आपके पैंक्रियाटिक जूस में। लाइपेज क्या करता है, डाइजेशन ऑफ फैट, फैट्स को सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करेगा आपका लाइपेज। अब यहाँ पे एक चीज समझते हैं, आपका पैंक्रियाज होता है इस तरीके से, ये आपका कहां डिस्चार्ज करता है, आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन में। और जो आपका लीवर था वो कहां डिस्चार्ज करता है, वो डिस्चार्ज करता है आपका पैंक्रियाटिक डक्ट में। ये हमने पहले भी डिस्कस की थी कि आपका लीवर डायरेक्ट स्मॉल इंटेस्टाइन के कांटेक्ट में नहीं है, पैंक्रियाटिक डक्ट के कांटेक्ट में होता है, इसके थ्रू आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में डिस्चार्ज करता है अपना बाइल जूस, ना कि डायरेक्ट। नेक्स्ट आ जाता है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन, लॉन्गेस्ट पार्ट है ये आपका एलिमेंट्री कैनाल का, लॉन्गेस्ट पार्ट, हाईली कोइल्ड है ताकि फिट हो सके छोटे से स्पेस में, हाईली कोइल्ड। अब जो आपके हर्बीवोरस होते हैं, हर्बीवोरस ऑर्गेनिज्म, उसमें ये लॉन्ग होती है। रीजन क्या होगा इसका, प्लांट का जो फूड होता है वो डिफिकल्ट होता है डाइजेस्ट करने के लिए। क्यों, क्योंकि प्लांट और एनिमल के प्रोटीन्स में, कार्बोहाइड्रेट्स में काफी डिफरेंस होता है, तो उसको डाइजेस्ट करने के लिए लंबी स्मॉल इंटेस्टाइन चाहिए, इसलिए हर्बीवोरस में लॉन्ग होती है। जैसे कि आपका लगा लीजिए जो घास खाते हैं जो ऑर्गेनिज्म, उसमें घास में क्या होता है आपका सेल्यूलोज, काफी डिफिकल्ट होता है डाइजेस्ट करना इसको, तो इसको डाइजेस्ट के लिए काफी टाइम लगेगा, इसलिए स्मॉल इंटेस्टाइन हर्बीवोरस में काफी बड़ी होती है। उसके बाद आते हैं आपके कार्निवोरस, कार्निवोरस में कंपैरेटिवली स्मॉल होती है। इसका रीजन ये है कि कार्निवोरस एनिमल प्रोटीन पे फीड कर रहे हैं, एनिमल फैट्स पे फीड कर रहे हैं, एनिमल कार्बोहाइड्रेट पे फीड कर रहे हैं, वो उनके मैचिंग से होंगे, इजीली डाइजेस्ट हो सकते हैं, तो इसलिए उनमें क्या होगी, स्मॉल। अब जो आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन है, यहां पे होगी आपकी कंप्लीट डाइजेशन। जितना भी बचा हुआ आपका फूड है वो सारा यहाँ पे डाइजेस्ट हो जाएगा, यहीं पे फाइनली आपके एंजाइम्स प्रेजेंट होंगे, यहाँ पे आपकी कंप्लीट डाइजेशन हो जाएगी। इसके लिए ये सेक्रेट करती है इंटेस्टाइनल जूस। ये इंटेस्टाइनल जूस क्या करता है, आपके कार्बोहाइड्रेट्स जो पहले से एमाइलेज वगैरह ने डाइजेस्ट कर रखे थे, उनको फाइनली कन्वर्ट कर देगा आपके ग्लूकोज में। फैट्स को किस में कन्वर्ट कर देगा, फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल में। प्रोटीन्स को किस में कन्वर्ट कर देगा, आपकी सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होती है, अमीनो एसिड्स, अमीनो एसिड्स। तो ये जो फॉर्म है अमीनो एसिड्स, फैटी एसिड, ग्लिसरॉल, ग्लूकोज, ये हमारी अब ये फॉर्म आ चुकी है जिसको एब्जॉर्ब किया जा सकता है हमारी बॉडी के द्वारा। जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म स्टार्टिंग में शुरू हुई थी, स्टार्च वगैरह या प्रोटीन्स वगैरह, फैट्स वगैरह, वो सिंपलेस्ट फॉर्म में अब कन्वर्ट हो चुकी है स्मॉल इंटेस्टाइन में, फाइनली उसके इंटेस्टाइनल जूस के द्वारा, और अब ये एब्जॉर्ब हो सकती हैं। अब एब्जॉर्ब करने के लिए स्मॉल इंटेस्टाइन में, आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होती हैं बहुत सारी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन विलाई, इस तरह की प्रोजेक्शन प्रेजेंट होंगी उसकी इनर लाइनिंग में। इसका क्या फायदा है, इसके अंदर रिच सप्लाई होती है आपके ब्लड वेसल्स की, जो ब्लड वेसल्स हैं वो इसके अंदर सप्लाई होती है बहुत ज्यादा। तो इसका फंक्शन देखते हैं, आपका फूड आ रहा है मान लीजिए इस तरफ से, ये लिक्विड फॉर्म में हो चुका है, डाइजेस्ट हो चुका है, आपके प्रोटीन्स वगैरह प्रेजेंट हैं। अगर ये स्ट्रेट होती, इसके ऊपर से फूड पास होता, तो इतना एरिया मिलता है इसको एब्जॉर्ब करने आप, तो कुछ फूड ऐसा हो सकता था जो एब्जॉर्ब ना हो पाता। अब इसके कारण क्या हुआ, फूड आया ऐसे, इतना सारा आपका एरिया बढ़ गया इन फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस के लिए, और इसमें आपकी ब्लड सप्लाई, तो इसके थ्रू ये एब्जॉर्ब करेगी आपके डाइजेस्टेड फूड्स को। डाइजेस्टेड फूड यहाँ पे एब्जॉर्ब हो जाएंगे इन विलाई के थ्रू। इनका काम क्या है, इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन, सरफेस एरिया इंक्रीज कर देंगे एब्जॉर्प्शन का। और अब ये ब्लड वेसल्स क्या करेंगे, ये ब्लड वेसल्स पूरी बॉडी में ले जाएंगे आपके न्यूट्रिएंट्स को, आपके प्रोटीन्स को, आपके अमीनो एसिड्स हैं जो आपके
फैटी एसिड्स, ग्लिसरॉल है जो आपके, कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज है एनर्जी के लिए चाहिए, रिपेयर के लिए चाहिए, जो भी फंक्शन है उसको पूरी बॉडी में ब्लड वेसल्स आपके सप्लाई कर देंगे। तो चलिए अब थोड़ा देख लेते हैं डिफरेंट मॉलिक्यूल्स किस तरह डाइजेस्ट हुए हैं। सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट, इनकी डाइजेशन कहां स्टार्ट हुई आपकी? माउथ में, माउथ या बकल कैविटी? ये क्वेश्चन आ जाते हैं कई बारी एक मार्क्स के कि कहां से किस चीज की डाइजेशन स्टार्ट हो रही है। तो कार्बोहाइड्रेट की आपकी डाइजेशन कहां से स्टार्ट हुई? माउथ या बकल कैविटी। यहां पे क्या प्रेजेंट था आपका? स्लाइवरी एमाइलेज। उसके बाद ये स्टमक में गए, उसके बाद ये गए इंटेस्टाइन में। फाइनल डाइजेशन कहां हुई आपकी? इंटेस्टाइन में फाइनल डाइजेशन। यहां पे किस में कन्वर्ट हो गए थे? ग्लूकोज। तो ये तो हुआ आपके कार्बोहाइड्रेट के साथ। कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन स्टार्ट हुई आपके माउथ से, स्टमक के थ्रू जाते हुए इंटेस्टाइन में, फाइनली ग्लूकोज में कन्वर्ट हो गए इंटेस्टाइनल जूस की मदद से। तो फाइनल डाइजेशन आपकी की इंटेस्टाइनल जूस ने। उसके बाद आपके प्रोटीन्स देखते हैं। प्रोटीन्स, माउथ में तो प्रोटीन्स के लिए कोई डाइजेशन स्टार्ट नहीं हुई थी, तो प्रोटीन्स की डाइजेशन कहां से स्टार्ट होगी? आपके स्टमक से। स्टमक में क्या प्रेजेंट था आपका? पेप्सिन, जो प्रोटीन्स को सिंपलन फॉर्म में तोड़ेगा। उसके बाद आपका ये गए इंटेस्टाइन में। इंटेस्टाइन में सबसे पहले इस पे क्या एक्ट किया? ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन कहां से आया? पैंक्रियास। उसके बाद इंटेस्टाइन में क्या एक्ट किया? इंटेस्टाइनल जूस, जिसने फाइनल डाइजेशन की। तो इंटेस्टाइनल जूस ने इसकी फाइनल डाइजेशन की और इसको कन्वर्ट कर दिया अमीनो एसिड्स में, जिसको एब्जॉर्ब कर लिया गया स्मॉल इंटेस्टाइन में। ये बेसिकली आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन। नेक्स्ट आ जाता है आपका डाइजेशन ऑफ फैट्स। ये इंपॉर्टेंट है। फैट्स, माउथ में कोई एंजाइम नहीं होता, फैट्स की डाइजेशन स्टार्ट होती है कुछ थोड़ी बहुत लिटिल अमाउंट में स्टमक में, लिटिल बिट। लाइपेज प्रेजेंट होता है यहां पे भी, लेकिन बहुत कम मात्रा में। मेन जो इसकी स्टार्ट होती है वो आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन। अब यहां से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शुरू हो जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में सबसे पहले फैट्स के ऊपर एक्ट करेगा आपका बाइल जूस। अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था, फैट्स की डाइजेशन में हेल्प करता है आपका बाइल जूस। ये क्या करता है? आपके जो फैट्स होते हैं वो वाटर सोल्यूबल तो होते नहीं, वो आपके प्रेजेंट होते हैं ड्रॉपलेट्स, बिग ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में। और अभी हमने एक चीज और पढ़ी थी कि जितना बड़ा सरफेस एरिया उतना डाइजेस्टिव एंजाइम्स के लिए एक्ट करना इसको मुश्किल होगा, उतना टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। तो बाइल जूस क्या करता है? इसको ब्रेक कर देगा छोटे छोटे पीसेस में। बाइल जूस ने क्या किया? इन फैट्स पे एक्ट किया और इनको छोटे छोटे पीसेस में तोड़ दिया। इसको बोलते हैं इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स। तो ये किसने किया? बाइल जूस ने। बाइल जूस ने बड़ी ड्रॉपलेट्स को छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स में तोड़ दिया। अब इसके ऊपर एक्ट करेगा आपका पैंक्रियाटिक जूस, जो इसको स्मॉलर चीजों में तोड़ देगा। उसके बाद इस पे एक्ट करेगा आपका इंटेस्टाइनल जूस। इनमें क्या प्रेजेंट होता है? पैंक्रियाटिक और इंटेस्टाइनल में आपका लाइपेज प्रेजेंट होता है, दोनों में ही आपका प्रेजेंट होता है लाइपेज। और लाइपेज इसको फाइनली तोड़ देगा फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल, सिंपलेस्ट फॉर्म, फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल। तो फैट्स की डाइजेशन में क्या हुआ? स्टमक में थोड़ा बहुत लाइपेज प्रेजेंट होता है, लिटिल बिट डाइजेशन करेगा। मेन डाइजेशन स्टार्ट होगा आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में सबसे पहले फैट्स पे एक्ट करेगा बाइल जूस। बाइल जूस इसकी इमल्सिफिकेशन करेगा। इमल्सिफिकेशन में क्या है? जो बड़ी ड्रॉपलेट्स है उनको छोटी ड्रॉपलेट्स में तोड़ देगा। छोटी ड्रॉपलेट्स पे आपका एक्ट करेगा पैंक्रियाटिक जूस, फिर आपका एक्ट करेगा इंटेस्टाइनल जूस, जिनमें प्रेजेंट होता है आपका लाइपेज
और लाइपेज इसको फाइनली तोड़ देगा फैटी एसिड्स प्लस ग्लिसरॉल। तो इस तरह आपकी फैट्स डाइजेस्ट हो जाएगी और फिर इसको इंटेस्टाइन, आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब कर लेगी। फिर आपकी आ जाती है लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन में कोई डाइजेशन वगैरह नहीं होगी, यहाँ पे खाली एब्जॉर्प्शन होगी, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। जो आपका अनडाइजेस्टेड फूड बच के आएगा, अनडाइजेस्टेड वेस्ट होगा जो बेसिकली, वेस्ट, उससे वाटर को एब्जॉर्ब कर लेगी और फाइनली एनएस के थ्रू आउटसाइड बॉडी, बॉडी से बाहर जो अनडाइजेस्टेड फूड या अनडाइजेस्टेड वेस्ट बचेगा उसको बॉडी से बाहर कर दिया जाएगा। और इसको कौन कंट्रोल करता है? एनल स्फिंक्टर। स्फिंक्टर मसल होती है यहाँ पे भी, एनल स्फिंक्टर, जो इसको कंट्रोल करेगी और जो आपका अनडाइजेस्टेड वेस्ट है वो बाहर चला जाएगा। अब एक चीज और दी हुई है आपकी बुक में, डेंटल कैरीज और टूथ डीके। टूथ डीके आ सकता है क्वेश्चन यहाँ से, क्योंकि बुक में दिया हुआ है, तो इसलिए थोड़ा जान लेते हैं इसको भी। अब क्या होता है, आपके माउथ में प्रेजेंट होते हैं बैक्टीरिया। बैक्टीरिया हर जगह होते हैं, ये एक्ट करते हैं शुगर पे। आपके मुंह में कुछ खाना चिपका रह जाता है, उस पे ये एक्ट करेंगे, उसके अंदर जो शुगर प्रेजेंट है उसको कन्वर्ट कर देंगे एसिड में, शुगर एसिड बेसिकली, शुगर एसिड में। ये शुगर एसिड क्या करता है? टूथ डीके। जो आपकी इनेमल है, आउटर लेयरिंग होती है इनेमल, उसके बाद होती है आपकी इनेमल के बाद डेंटाइन। तो सबसे पहले इनेमल पे एक्ट करेगा, फिर डेंटाइन पे एक्ट करेगा और टूथ डीके काज करेगा। इसके मिनरल्स, इनेमल्स के मिनरल्स को डैमेज करेगा, इससे ये लेयर डैमेज हो जाएगी। तो ये शुगर एसिड इनेमल और डेंटाइन को वीक करेगा, सॉफ्ट करेगा और हमारे टूथ को डीके कर सकता है। अब जो हमारा सलाइवा होता है वो न्यूट्रलाइज कर सकता है इस शुगर एसिड को, जो सलाइवा है वो इसको न्यूट्रलाइज कर सकता है, लेकिन ये बैक्टीरिया उससे भी रोक देता है। कैसे? ये बैक्टीरिया जो फूड होगा चिपका रह जाएगा आपके टूथ से, वहां पे बना देगा प्लेग, बिल्कुल कवर कर लेगा उस एरिया को जहां पे ये प्रेजेंट होगा फूड और ये बैक्टीरिया, और इसके कारण इस शुगर एसिड तक आपका सलाइवा रीच ही नहीं कर सकता। मान लीजिए आपका टूथ है, इसके ऊपर यहाँ पे ये प्लेग बना लिया, सलाइवा इसके ऊपर एक्ट भी करना चाहेगा, इसके ऊपर बैक्टीरिया प्रेजेंट होगा, इसको न्यूट्रलाइज कर ही नहीं सकता, इसलिए आपका टूथ डैमेज हो सकता है। उसके अलावा जो आपके बैक्टीरिया हैं ये आपके ऊपर की ओर भी जा सकते हैं, ऊपर आपका पल्प प्रेजेंट होता है, यहाँ पे ये आपकी इन्फ्लेमेशन कॉज कर सकते हैं और यहाँ पे भी इन्फेक्शन कॉज कर सकते हैं। और ये सब कैसे रोका जा सकता है? आपका ब्रशिंग से। ब्रश से क्या होगा, जो ये बैक्टीरिया और ये फूड पार्टिकल जो चिपका होगा ये आपका रिमूव हो जाएगा।